नमस्कार, जौहर झारखंड देख रहे हैं आप। मैं हूं शुभे मिश्रा आपके साथ। चलिए करते हैं बुलेटिन की शुरुआत। 3 जुलाई को दिवंगत जगन्नाथ महतो की पत्नी बेबी देवी झारखंड के 11वें मंत्री के तौर पर शपथ लेने जा रही है और इस फैसले को सीएम हेमंत सोरेन का मास्टर स्ट्रोक के तौर पर देखा जा रहा है। हालांकि जेएमएम ने इसे जगन्नाथ महतो को जेएमएम की श्रद्धांजलि बताया है। वहीं बीजेपी भी मुकाबले को तैयार नजर आ रही है। सोमवार का दिन झारखंड की राजनीति में ऐतिहासिक होने जा रहा है, जब कुर्मी समुदाय की कोई महिला मंत्री पद की शपथ लेने जा रही हैं। दिवंगत शिक्षा मंत्री और डुमरी से विधायक रहे जगन्नाथ महतो की पत्नी बेबी देवी को राज्य की 11वीं मंत्री बनाया जा रहा है। बेबी देवी को इतनी बड़ी जिम्मेदारी मिल रही है, इसके लिए वे शिबू सोरेन और हेमंत सोरेन का आभार जता रही हैं। वहीं पति के अधूरे काम को पूरा करने का भी दावा कर रही हैं। जो गुरुजी आदेश देगा, हेमंत सोरेन जो आदेश देगा वो ही करेंगे। क्षेत्र के लोग वही जनता के लिए सेवा करते हैं, वही सब चुना साथ रहेंगे और क्या जो अधूरा काम है इसे पूरा करेंगे मंत्री जी के। पहले हफीजुल हसन और अब बेबी देवी, ये दूसरा मौका होगा जब बिना विधायक बने किसी को मंत्री बनाया जा रहा है। माना जा रहा है कि जेएमएम केंद्रीय समिति की बैठक से ठीक एक दिन पहले पार्टी ने जगन्नाथ महतो की पत्नी को मंत्रिमंडल में शामिल करने का फैसला लेकर बड़ा संदेश दिया है। राजनीतिक रूप से इसे डुमरी उपचुनाव में जीत सुनिश्चित करने के कदम के तौर पर देखा जा रहा है। हालांकि वैसे जगन्नाथ महतो को जेएमएम की ओर से श्रद्धांजलि बताया जा रहा है। माननीय मुख्यमंत्री ने राजभवन से अनुरोध किया है और कल उनका शपथ भी होगा। और ये अगर राजनीतिक तौर पे हम अगर देखें तो ये जगन्नाथ महतो जी को एक श्रद्धांजलि सरकार और पार्टी की तरफ से। डुमरी उपचुनाव के अगस्त से सितंबर तक होने के आसार हैं। यहाँ जेएमएम के खिलाफ बीजेपी लड़ेगी या आजसू, अभी ये तय नहीं है। वहीं बीजेपी का आरोप है कि हेमंत सोरेन सरकार में जनभावनाओं को उभारने और खामियों को दबाने की राजनीति हो रही है, लेकिन जनता बहकावे में आने वाली नहीं है। उनकी धर्मपत्नी को चुनाव लड़ने से पहले ही मंत्री बनाकर ये एक उस सीट को सुरक्षित करना चाह रहे हैं, लेकिन झारखंड की जनता हेमंत सोरेन जी से अब पाई पाई का हिसाब लेगी। हाजी हुसैन अंसारी के बाद अब जगन्नाथ महतो के परिवार को कैबिनेट में जगह मिलने जा रही है। इस शपथ ग्रहण को भले ही जगन्नाथ महतो के प्रति श्रद्धांजलि का नाम दिया जा रहा हो, पर एक सच्चाई ये भी है कि समाज के एक बड़े वोट बैंक को भी साधने में सरकार और जेएमएम सफल साबित हो सकती है। न्यूज 18 के लिए रांची से अविनाश कुमार के साथ बोकारो से मृत्युंजय कुमार की रिपोर्ट। और धनबाद से आपको बड़ी खबर बताए, गैंगस्टर प्रिंस खान के 4 गुर्गे गिरफ्तार किए गए हैं। 1 पिस्टल, 4 गोली, बाइक, स्कूटी जब्त कर की गई है। मछली कारोबारी रशीद के घर ये फायरिंग की गई थी। अप्सरा ड्रेसेज के मालिक पर भी फायरिंग की गई। प्रिंस खान के लिए गोलीबारी कर फैलाते थे दहशत। ये बड़ी जानकारी धनबाद से आपको दे रहे हैं। मछली कारोबारी के घर फायरिंग की गई थी और इसी बीच इस गुर्गे का खुलासा हुआ। अप्सरा ड्रेसेज के मालिक पर फायरिंग की गई और इसी कड़ी में प्रिंस खान के लिए गोलीबारी कर ये गुर्गे दहशत फैलाते थे। 4 गुर्गों की गिरफ्तारी की गई है। 1 पिस्टल, 4 गोली, बाइक, स्कूटी जब्त किया गया। खबर हजारीबाग से, जहां चौपारण में पीपरा गांव के पास जीटी रोड पर दर्दनाक सड़क हादसा हुआ है। यहां बिहार के जहानाबाद से श्रद्धालुओं को लेकर रजरप्पा मंदिर जा रही बस पलट गई है। बस में 30 श्रद्धालु सवार हो गए थे और इस हादसे में 14 यात्री के घायल होने की खबर है। वहीं एक श्रद्धालु की मौत भी हो गई है, जबकि 3 यात्री की हालत गंभीर बताई जा रही है। बताया गया है कि बिहार में जहानाबाद जिले के घोसी के धामकपुर गांव में सभी रजरप्पा मंदिर में पूजा करने जा रहे थे। घायलों का इलाज बरही अनुमंडलीय अस्पताल में जारी है।
और झारखंड में लोकसभा की 6 सीट पर गठबंधन दलों के अंदर रगड़ा तय और ऐसी सीटों पर गठबंधन के अंदर एक से ज्यादा दलों की दावेदारी ने बड़े नेताओं की परेशानियां बढ़ा दी है। किसी लोकसभा सीट पर जेएमएम की नजर टिकी है तो उसी सीट पर कांग्रेस भी नजरें गड़ाई बैठी है। वहीं आरजेडी और लेफ्ट दलों का भी अपने प्रभाव वाले क्षेत्र में चुनाव लड़ना तय माना जा रहा है। बीजेपी के खिलाफ विपक्षी एकजुटता की पहल समय के साथ भले ही आगे बढ़ रही हो, पर सीट बंटवारे के सवाल पर दलों में बंटवारा तय माना जा रहा है। झारखंड में लोकसभा 14 में से 7 सीटों पर एक से ज्यादा दलों की दावेदारी को उदाहरण के तौर पर देखा और समझा जा सकता है। गठबंधन सरकार की अगुवाई कर रही जेएमएम भी इस बात को स्वीकार कर रही है। हालांकि उसे उम्मीद है कि जब सब साथ बैठेंगे तो सीट बंटवारे का रास्ता भी निकल जाएगा। पार्टी अपने स्तर से जो तैयारी करती है, चाहे वो अकेले चुनाव लड़े या गठबंधन दल के साथ में चुनाव लड़े, उसका लाभ अंततः पार्टी को होता है, गठबंधन को होता है। तो इसलिए इस पर कोई टिप्पणी मैं समझता हूँ कि ठीक नहीं होगा। और आने वाले समय में जब लोकसभा सीट को लेकर के बातचीत होगी तो इन सारे विषयों पर बातचीत होगी। अब आपको समझाते हैं झारखंड में लोकसभा सीट का पेच कहां फंसा है। पलामू सीट पर आरजेडी और जेएमएम का दावा है तो चतरा सीट पर आरजेडी और कांग्रेस दावेदारी ठोक रही है। इधर कोडरमा सीट पर सबसे अधिक रगड़ा है, जहां जेएमएम, आरजेडी, कांग्रेस और माले की भी दावेदारी है। तो धनबाद सीट पर कांग्रेस और मासस का दावा है। बात लातेहार और खूंटी की करे तो यहाँ कांग्रेस और जेएमएम की दावेदारी है। वहीं चाईबासा सीट पर जेएमएम और कांग्रेस की नजरें गड़ी है। लोकसभा सीट को लेकर सबसे पहले राजनीति पासा फेंककर कांग्रेस तमाशा देखने में लगी है। कांग्रेस ने 9 सीट पर हर हाल में चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया है। इधर माले ने भी संगठन और संघर्ष के दम पर कोडरमा से चुनाव लड़ने की तैयारी पूरी कर ली है। इसी तरह धनबाद सीट पर मासस चुनाव लड़ने की रणनीति बना रही है। 9 जो सीट, ये दावेदारी ही नहीं हमारा, हम पहले से ही इस सीटों पर हम लड़ते आ रहे हैं। तो 9 सीट पर तो हमारा बनता है कांग्रेस पार्टी का। बाकी जो निर्णय लेना है हमारे राष्ट्रीय नेता लेंगे। कोडरमा में माले खास तरह की ताकत है और बड़ी आंदोलनकारी ताकत है। वहाँ हमसे बड़ा देश और किसी दूसरे पार्टी का नहीं है। तो बहुत स्वाभाविक है, गठबंधन के हमारे मित्र इसको समझेंगे। लोकसभा चुनाव का समय जैसे जैसे नजदीक आ रहा है वैसे वैसे सीट को लेकर खींचतान शुरू हो गई है। बीजेपी के खिलाफ विपक्षी एकता तभी संभव है जब सीट बंटवारे पर बड़े दल के नेता बड़ा दिल दिखाने में कामयाब साबित हों, नहीं तो सीट बंटवारे पर महागठबंधन में रगड़ा तय है। रांची से न्यूज 18 के लिए अविनाश कुमार की रिपोर्ट। और राजधानी रांची के हरमू बाजार में हुए विवाद के बाद अब हालात नियंत्रण में है। वहीं पुलिस के वरीय अधिकारी भी पूरे मामले की मॉनिटरिंग कर रहे हैं। रांची एसएसपी ने बताया कि एक छोटे से विवाद के बाद हंगामा हुआ था। हालांकि पुलिस ने इस पूरे मामले में कार्रवाई करते हुए कुछ लोगों को डिटेन किया है। वहीं अतिरिक्त पुलिस बलों को भी तैनात कर दिया गया है। एसएसपी ने बताया कि जो भी दोषी होंगे उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी और किसी को भी बख्शा नहीं जाएगा। कुछ लोगों को हिरासत में भी इसमें लिया गया है और पूछताछ की जा रही है। सीसीटीवी फुटेजेस भी वहां से हम लोगों को प्राप्त हुए हैं। उन फुटेजेस का अभी हम लोग अवलोकन कर रहे हैं और जो भी विटनेसेस हैं, जो सीसीटीवी फुटेज है और जो भी साक्ष्य उपलब्ध हैं, उसके अकॉर्डिंग जिन भी लोगों की इसमें भूमिका है, जिनके द्वारा भी कहीं ना कहीं ऐसा कह सकते हैं कि माहौल खराब करने की कोशिश की गई है, ऐसे किसी भी व्यक्ति को बख्शा नहीं जाएगा। खास तौर पर वैसे जो भी असामाजिक या अवांछनीय तत्व हैं, जिन्होंने जानबूझकर मामले को अनावश्यक रूप से तूल देने की कोशिश की है, उन लोगों के विरुद्ध पुलिस कड़ी कार्रवाई करेगी। और बाल कल्याण समिति ने रांची के होटल में काम कर रही 7 साल की बच्ची का रेस्क्यू कर लिया है। दरअसल इस बच्ची के पिता नहीं है और मां मजदूरी करती है। इस बच्ची को स्कूल भेजने की बजाय इसके घर वाले होटल में काम करने के लिए भेज देते थे। होटल पहुंचे ग्राहक ने इस बच्ची का वीडियो बनाया और सोशल मीडिया पर डाला, जिसके बाद बाल कल्याण समिति ने
एक्शन लेते हुए बच्ची को होटल से रेस्क्यू किया है। फिलहाल बच्ची एक आश्रम में है और CWC इसके उज्जवल भविष्य की पूरी कोशिश कर रही है। हम वीडियो बना लिए चुपके से। उसके बाद शाम में आकर सोशल मीडिया जैसे व्हाट्सएप, फेसबुक, ट्विटर में हम चलाए और जिससे आज पता चला कि बच्चे को वहां से रेस्क्यू कर लिया गया है। आप सभी प्रशासन को भी बहुत बहुत धन्यवाद और पत्रकार को भी बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहते हैं कि आप लोग एक अच्छा काम किए हैं। बच्ची की उम्र काफी कम है, बच्ची तकरीबन 6 साल की है। बच्ची को फिलहाल रेस्क्यू करके शेल्टरों में रखा गया है। कल उसे CWC में बुलाया जाएगा और उसका प्रॉपर एक स्टेटमेंट हम लेंगे। फिलहाल बच्ची ने जो शेल्टर होम में बयान दिया है उससे हमें ये मालूम चलता है कि बच्ची के पिता नहीं है और वो अपने बाकी परिवार के सदस्य, माता और बहन पर पूरी तरह से निर्भर है। होटल में वो काम किया करती थी। कल स्टेटमेंट के बाद हम ये डिसीजन लेंगे कि आगे की कानूनी कार्रवाई क्या होगी, बच्ची को किन गवर्नमेंट स्कीम्स के साथ जोड़ा जाएगा, कहाँ उसका एडमिशन कराया जाएगा, ये फैसला जो है हम कल ले लेंगे। रही इस राज्य की गरीब बेटी, राजधानी रांची के नामकुम इलाके से एक आज ऐसी वारदात सामने आई है जहां पर महज 7 वर्षीय बच्ची, जिसके हाथ में पेंसिल होना चाहिए था, किताबें होनी चाहिए थी, वो होटल के जूठे बर्तन धोने के मजबूर थी। सरकार की लापरवाही का भुगतान बार बार शहर के बच्चे, राज्य के भविष्य जो है वो भुगतान कर रहे हैं। बता दें कि वही टेबल है जहां पर छोटी सी नन्ही सी बच्ची जो है काम कर रही थी, बर्तन जूठे थे वो धो रही थी और कितने दिन से काम कर रही थी, क्या कर रही थी, ये होटल मालिक हमारे साथ मौजूद है, उनसे पता चलेगा। आप थोड़ा सा बताएं दीदी कि बच्ची यहाँ पर आई कैसे? 7 वर्षीय छोटी सी बच्ची। उसका माँ मतलब काम कर रहा था, हमें घर बन रहा है तो उसका माँ चाचा काम करता है तो यहीं छोड़ दे रहा था, घर में नहीं कोई है तो बोला कि मेरा बच्चा के साथ कि रहेगा, खेलेगा यहाँ। फिर आता था 5 बजे छुट्टी होता था, उसका माँ चाचा को तो फिर ले जाता था घर। उसको छोड़ के गया था, अगला आदमी बोल दिया उसको, पहले उठाओ वीडियो बना के अगला भेज दिया, कोई दुश्मनी से ऐसा कर दिया। भैया क्या आपसे रहा होगा कि दुश्मनी? बच्चा काम करते हुए दिखा है और वो एक दिन से नहीं है, यहाँ पर कुछ दिनों से था। नहीं, 2 दिन से आया है, 2 दिन से आया। बच्चे के पिता नहीं है? पिता नहीं, उसका चाचा है, माँ है। माँ है। वो लोग कहाँ करते हैं काम? मेरे ही पास घर बन रहा है, उसमें काम कर रहा है, बिल्डिंग में काम कर रहे हैं। तो बता दें कि एक शख्स जो यहाँ पर ग्राहक बनकर आए थे, खाना खा रहे थे, उन्होंने इस चीज को नोटिस किया और तुरंत सोशल मीडिया के माध्यम से तत्परता दिखाते हुए बच्ची के रेस्क्यू के लिए गुहार किया, जिसके बाद CWC हरकत में आई और बच्चे को तुरंत से होटल से रेस्क्यू कर आश्रम भेज दिया गया है। अब बार बार प्रशासन पर, सरकार पर यही सवाल खड़ा होता है कि आखिर गरीबी देखकर वो करे तो क्या करे, उनके पास क्या काम बच जाता है। पहले अडल्ट बड़े लोग इस चपेट में आते थे, अब छोटे छोटे नन्हे जो बच्चे हैं वो भी, उनके भी हाथ इन्हीं सब चीजों में काले हो रहे हैं। बच्चों का भविष्य झारखंड में क्या होता जा रहा है? कैमरामैन संत के साथ रूपाली त्रिपाठी, न्यूज़ 18 रांची। और खबर राजधानी रांची से, जहां बरियातू थाना क्षेत्र में घर पर फायरिंग की घटना हुई। हालांकि इस गोलीबारी में महिला बाल बाल बच गई है, लेकिन वारदात के बाद पूरा परिवार दहशत में है। घटना की जानकारी मिलने के बाद मौके पर पहुंची बरियातू पुलिस ने मामले की जांच की है। वहीं FSL की टीम ने भी बारीकी से सबूतों का संकलन किया। घटना बरियातू के ऐदल हाथू इलाके में शिव शक्ति नगर की है। हालांकि अब तक पुलिस को फायरिंग मामले में कोई सुराग नहीं मिला है। 2 बजे से 2:30 बजे तक के बीच में, पूरी रात में ना? हाँ, 2 से 2:15 के बीच में। गोली बरामद हुई थी आपसे? हाँ, पुलिस ले गया। अभी उसके बाद पुलिस सब जांच उच करके सब पुलिस ले गया। वहाँ क्रिकेट को भी पूरा जांच उच किया है। कितनी गोली थी? 1 है। उसके बाद तब तो हम धीरे से निकल गया ना। आपको किसी पे शक किसी पे? अब अभी तो हम नहीं बता सकते हैं, शक के बारे में कैसे बतावें।
और धनबाद में कतरास हिंसा मामले में पुलिस ने दोनों पक्ष के 80 नामजद सहित 200 अज्ञात के खिलाफ मामला दर्ज किया है। वहीं छाताबाद, केलोडी और आकाश किनारी में अगले आदेश तक धारा 144 लागू कर दी गई है। शुक्रवार को हुए हिंसा में शामिल अब तक 34 उपद्रवी गिरफ्तार कर जेल भेजे गए, जबकि दूसरे आरोपियों की गिरफ्तारी में पुलिस जुटी हुई है। धारा 144 लागू होने की वजह से सड़क पर सन्नाटा पसरा हुआ है। सभी दुकानें बंद हैं और पुलिस बल जगह जगह पर कैंप कर रही है। वहीं बागबारा एसडीपीओ ने लोगों से शांति व्यवस्था बनाए रखने की अपील करते हुए अफवाहों पर ध्यान नहीं देने और आपत्तिजनक बात का पता चलने पर पुलिस जानकारी देने की अपील की है। देखिए, यहाँ पे धारा 144 लगी हुई है, तो हम लोग कोशिश कर रहे हैं इधर ज्यादा से ज्यादा लोगों की आवाजाही ना हो, जिससे कि पुलिस ज़्यादा मुस्तैदी से ध्यान रख पाएगी इस क्षेत्र में। और व्हाट्सएप के द्वारा बहुत तरह की बातें फैलाई जा रही है, तो उसको ध्यान ना देते हुए अपने जो थाना प्रभारी है उनको सूचित करें या और किसी वरीय पदाधिकारी को सूचित करें, ताकि सही समय पे हमारे द्वारा रोकथाम की जा सके। और गढ़वा में शहर को जाम से मुक्ति दिलाने के लिए तैयार बाईपास का काम अब जल्द पूरा हो सकेगा। दरअसल बाईपास सड़क कब्रिस्तान से होकर गुजरने की वजह से मुस्लिम समुदाय के लोगों ने विरोध प्रदर्शन कर कार्य को रोक दिया था, लेकिन पेयजल एवं स्वच्छता मंत्री की पहल और केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी के दखल अंदाजी से मामला अब सुलझ गया है। राज्य सरकार के सचिव ने भी विधि व्यवस्था का हवाला देते हुए हाथ खड़े कर दिए थे, लेकिन अब केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी के निर्देश पर सड़क के बदले फ्लाईओवर बनाया जाएगा। ऐसे में कब्रिस्तान के बच जाने से मुस्लिम समुदाय में खुशी का माहौल है। मंत्री मिथिलेश ठाकुर ने भी समस्या का समाधान निकलने पर केंद्रीय मंत्री का आभार व्यक्त किया है। सबसे ज्यादा धन्यवाद हम देना चाहेंगे यहाँ के माननीय मंत्री जो मिथिलेश ठाकुर हैं उनका, कि उन्होंने इस कार्य को बेहद एकदम ईमानदारी पूर्वक इसमें मेहनत और लगन के साथ किए और इसको लेकर के हम लोग के साथ दिल्ली तक गए। हम भी गए दिल्ली में और वहाँ पे गडकरी जी ने तुरंत आश्वासन दिया कि ऐसा नहीं होना चाहिए, किसी का भी धर्म स्थल खराब नहीं होना चाहिए, इसको हम तुरंत करेंगे और इस पर जो है काम करो। और उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद हम लोग देना चाहेंगे गडकरी जी को। माननीय नितिन गडकरी जी से जाकर आग्रह किया, मैं बहुत बहुत साधुवाद देना चाहूँगा माननीय गडकरी जी का कि उन्होंने संवेदनशीलता दिखाई और अपनी जो उनकी कर्तव्य परायणता है उसको दिखाते हुए उन्होंने यहाँ फ्लाईओवर का प्रावधान किया और अब बहुत तेजी से फ्लाईओवर का निर्माण होगा। और एक खजूरी में भी जो विवाद था कुछ जमीनी, उसको भी हमारे उपायुक्त महोदय ने सुलझा लिया है। गढ़वा शहर को जाम से मुक्ति दिलाने के लिए केंद्र सरकार ने यहाँ पर एक बाईपास का निर्माण कराया, जिसे लेकर यह निर्माण कार्य पूर्ण हो चुका था, लेकिन दिक्कत यहाँ आ रही थी कब्रिस्तान से होकर सड़क गुजरने की, जहाँ पर मुस्लिम समुदाय के लोगों ने इसका विरोध जताया। और यह विरोध मंत्री मिथिलेश ठाकुर, झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन एवं केंद्रीय परिवहन मंत्री नितिन गडकरी तक जताया, जिसके बाद असर ये हुआ कि अब कब्रिस्तान से होकर सड़क नहीं जाएगी, बल्कि उसकी जगह पर फ्लाईओवर बनेगा। इस विवाद के थमने के बाद गढ़वा में जो एक राजनीति चल रही थी, वो राजनीति अब थम गई। अब यहाँ पर मुस्लिम समुदाय के लोगों ने जो स्थानीय विधायक सूबे के पेयजल स्वच्छता मंत्री मिथिलेश ठाकुर, झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन एवं केंद्रीय परिवहन मंत्री नितिन गडकरी जी का आभार जताया है, जिन्होंने इस कब्रिस्तान को बचाया है। चंदन कश्यप, न्यूज़ 18 गढ़वा। वहीं बोकारो में सरकारी शराब दुकानों का संचालन उत्पाद विभाग की ओर से किया जा रहा है, लेकिन इसके लिए तय कीमत से अधिक रकम की वसूली की जा रही है। यह हाल तब है जब उत्पाद विभाग के प्रधान सचिव विनय चौबे बोकारो में थे। हालांकि जब प्रधान सचिव से नकली शराब और ओवर रेटिंग पर सवाल किए गए तो उन्होंने जल्द ही इस पर नकेल कसे जाने की बात कही है। उन्होंने कहा कि एटीएस को जिम्मा मिलने के बाद लोगों को नकली शराब और ओवर रेटिंग से निजात मिलेगी। वहीं विधायक सरयू राय ने पिछली सरकार से ही जारी व्यवस्था में राजस्व को हो रहे नुकसान पर नाराजगी व्यक्त की है। और नकेल कसने के लिए इसकी जिम्मेदारी जो एंटी टेरर स्क्वाड जो हमारे एटीएस है उसको सरकार सौंपने जा रही है, और उससे हम लोग को उम्मीद है कि काफी सफलता मिलेगी। हम लोगों ने समय समय पर हम लोग कार्रवाई करते रहते हैं अधिकारियों कर्मियों पर भी, और मुझे उम्मीद है कि एटीएस को जब हम लोग देंगे तो कई सारे सूचनाएं हम लोग को राज्य मुख्यालय स्तर पर भी मिलता है, तो उस पर सीधे कार्रवाई होगी तो थोड़े हमारे जो पदाधिकारी हैं वो और सजग होंगे। 100% दोष सरकार का है।
और वही जो रघुवर दास जी के समय जो शराब की लॉबी थी, वही लॉबी आज भी काम कर रही है, सरकार में भी काम कर रही है। तो हर जगह वो नाजायज तरीके से अवैध शराब बिचवाते हैं। और देवघर के विश्व प्रसिद्ध राजकीय श्रावणी मेले का उद्घाटन कल यानी 3 जुलाई को बिहार झारखंड की सीमा दुम्मा में होगा। मेले का उद्घाटन झारखंड के कृषि और पशुपालन मंत्री बादल पत्रलेख वैदिक मंत्रोच्चारण के साथ दुम्मा बॉर्डर पर करेंगे और इसके बाद 4 जुलाई से राजकीय श्रावणी मेले की शुरुआत हो जाएगी। देवघर डीसी और नगर आयुक्त ने आज जिला प्रशासन की टीम के साथ पूरे मेले क्षेत्र के रूट लाइन, आवासन और मेले की तमाम व्यवस्थाओं का जायजा लिया। साथ ही मेले के उद्घाटन से पहले तैयारियों को अंतिम दौर पर परखा है। 2 महीने तक चलने वाले मेले में हर तैयारी पूरी करने का प्रशासन की ओर से दावा किया जा रहा है। श्रावणी मेला 2023 का तैयारी जिला प्रशासन के द्वारा, देवघर जिला प्रशासन के द्वारा लगभग संपूर्ण कर लिया गया है और कल सुबह प्रातःकाल 9:30 बजे दुम्मा बॉर्डर में इसका विधिवत उद्घाटन माननीय मंत्री महोदय श्री बादल जी, कृषि मंत्री राज्य सरकार, उनके द्वारा किया जाएगा और गणमान्य व्यक्तियों के उपस्थिति में, और श्रद्धालुओं को सुरक्षित और सुगमता पूर्वक जलार्पण करने के लिए सभी सुविधाएं जो होना चाहिए वो हम लोगों ने तैयारी कर चुके हैं। और फिलहाल इस बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही।